नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इसकी दूसरी इकाई से 9वां अध्याय जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, जिसे लिखा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने, इसका स्वाध्याय लेकर आई हूं। इस लेसन का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैंने अभी डाला नहीं है, क्योंकि मैं संवाद लेखन और इस लेसन की व्याख्या ये दोनों चीज़ें साथ में लेने वाली हूँ। आपको समझाने वाली हूँ कि संवाद किस तरीके से लिखे जाते हैं, हम इस लेसन के थ्रू देख सकते हैं। ये लेसन जो है एक तरह का संवाद राइटिंग ही है, और वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, हमें किसी चीज़ से कैसे प्रेरणा लेना चाहिए पढ़ते समय, वो मैं आपको बताऊंगी। और इसीलिए मैंने इस लेसन का एक्सप्लेनेशन अभी तक रोक कर रखा हुआ है। यह एक ही लेसन ऐसा बचा हुआ है जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं डाला है, वो मैं आपको अगले आने वाले हफ्ते में ज़रूर दे दूँगी। और आइए आज हम इसके स्वाध्याय को शुरू कर देते हैं। और स्वाध्याय जो है आपको पेज नंबर 86 के ऊपर दिया हुआ है। आप अपने टेक्स्ट बुक में वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। इसमें पहला प्रश्न हमें दिया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। और सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए में पहला प्रश्न हमारे सामने है कि अमृतलाल नागर जी के साहित्य सृजन में सहायक लेखक और पत्रिकाएं, इन दोनों के नाम हमें बताना है। तो हम लिखेंगे लेखकों के अंदर स्नेह जी, और दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरिऔंध जी। और यहाँ पे पत्रिकाओं में हम लिखेंगे सरस्वती और गृहलक्ष्मी, ये पत्रिका इनके साहित्य सृजन में सहायक है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर मिलता है कि उत्तर लिखिए। उत्तर में नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित करने वाला अनुभव, यानी उन्होंने पहली कविता की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की, कहाँ से उन्हें ऐसा लगा कि मुझे कविता लिखना चाहिए, तो उसका आंसर हमने यहाँ पर दिया हुआ है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से इसका आंसर है कि 1928 और 1929 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय किए गए लाठीचार्ज के अनुभव ने इनकी पहली कविता को प्रस्फुटित किया, यानी इनके अंदर, इनके हृदय में पहली कविता का संचार हुआ है ना, उनको समझ में आया कि हमें इसके ऊपर कविता लिखना चाहिए। दूसरा प्रश्न हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि नागर जी अपने पिताजी के इस गुण से प्रभावित थे। तो नागर जी किस गुण से प्रभावित थे, अब इसका आंसर मैं यहाँ पर नहीं लिख पाई हूँ, मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ कि इसको क्या लिखना है आपको। तो नागर जी के जो पिताजी थे वो किसी के भी दुख दर्द में तुरंत पहुंच जाते थे, ये उनका गुण था। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर लिखना है किसी के भी दुख दुख दर्द में तुरंत। अब मैं यहाँ इसको हटा के फिर से लिखती हूँ ना, तुरंत पहुँचने का गुण है ना। किस गुण से प्रभावित थे अपने पिता के, तो किसी के भी दुख दर्द में तुरंत पहुंचने के गुण से वे बहुत प्रभावित थे। उनके पिताजी किसी के भी दुख दर्द में जो है तुरंत पहुंच जाते थे। अब ये क्वेश्चन मेरा यहाँ छूट गया है, और क्यों छूट गया मुझे पता नहीं है, ध्यान नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोष्टक में दी गई नागर जी की साहित्य कृतियों का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर हमने दिया हुआ है कि कहानी के नाम, उपन्यास के नाम, कविता और अन्य। तो इनमें हमको अब ये यहाँ जो दिया हुआ है ना कि कब लो कहो लाठी खाए, खंजन नयन, अपशगुन, नाचो बहुत गोपाल, महाकाल, प्रायश्चित, गदर के फूल, इनको हमको बांटना है कि कौन सी इसमें से कविता है, कौन से उपन्यास है, और कौन सी जो है कहानी है। तो कहानी के अंतर्गत आ जाती है इसके अंदर। हम देखेंगे कि कहानी है प्रायश्चित, और अपशगुन ये कहानी है इनकी लिखी हुई, और नाचो बहुत गोपाल, महाकाल और खंजन नयन ये इनके उपन्यास है। जबकि कबलो कहाँ लाठी खाए ये जो है इनकी कविता है, और गदर के फूल ये अन्य के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है। अब हम यानी गदर के फूल मेरे ख्याल से निबंध के अंतर्गत इन्होंने लिखी हुई है। आगे हम देखते हैं चौथा, कृतिपूर्ण कीजिए। और कृतिपूर्ण कीजिए में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस तरीके से कि नागर जी के समकालीन साहित्यकार बताइए। तो हम लिखते हैं नागर जी के समकालीन साहित्यकारों में पहला है शरद चंद्र जी का नाम, दूसरा है प्रेमचंद जी, तीसरा है माधव शुक्ल जी, और चौथा है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। इस तरीके से ये इनके समकालीन यानी इनके समय के, समकालीन यानी क्या, इनके समय के, जैसे हम बोलते हैं ना
अरे हमारे समय में ऐसा हुआ करता था, तो हमारे समय में ये था वो था, हमारे ये साथी थे, वो हमारे साथ ही ये कार्य करते थे। तो कहने का मतलब ये नागर दास जी जो है ये लेखक है, और इन्हीं के साथ के ये सारे ये चारों जो है ये लेखक है। ठीक है, तो इनके समकालीन साहित्यकार, ये नागर जी भी साहित्य लिखते थे और ये चारों भी जो है साहित्य लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लिखिए कार्य, आलोचक, रचनाकार। हमको दिया हुआ है कार्य, और कार्य के अनुसार हमें आलोचक और रचनाकार। तो आलोचक का कार्य क्या होता है? ये आलोचक का जो कार्य है वो होता है समीक्षा करना, और रचनाकार का कार्य क्या होता है? तो रचनाकार का कार्य होता है रचना करना। अब आपको ये क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है कि कार्य यहाँ दिया है, नीचे आलोचक और रचनाकार दिया। अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो ये क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ इसको पूछा गया है इस तरीके से कि आलोचक इसका कार्य बताइए और रचनाकार इसका भी कार्य बताइए, क्योंकि कार्य के आलोचक और कार्य के रचनाकार ये हो नहीं सकता, यानी उल्टा क्वेश्चन ये बना हुआ है, आपको उस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो आलोचक होते हैं वे क्या करते हैं? क्रिटिक जो होते हैं वे क्रिटिसाइज करते हैं। वो अच्छा क्रिटिक भी अच्छा क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, यानी किसी कविता, किसी निबंध, किसी उपन्यास के बारे में अच्छा भी लिख सकते हैं और बुरा भी लिख सकते हैं, और दोनों को क्रिटिसिज्म बोला जाता है। रचनाकार यानी रचना करना उसका कार्य होता है, यानी कि लिखना, कविता की रचना करना, उपन्यास की रचना करना, निबंध की रचना करना, जो भी लिखना है यानी रचना करना। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक, ये इसी के अंतर्गत बना हुआ है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ पे बना हुआ है, इसके ये, फिर यहाँ पे ये चीज़ इससे जुड़ी हुई है और यहाँ पे इसके आंसर देना है। ठीक है, नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक कौन थे? तो वे उसके अंतर्गत थे टॉलस्टॉय और चेखोव, है ना। चेखोव जो है शॉर्ट स्टोरी राइटिंग बहुत अच्छा करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज इनकी जो है पढ़ने के लायक होती है। ठीक है, हम देखते हैं एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक शब्द में उत्तर लिखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 के हम आंसर देखेंगे। नागर जी के प्रिय लेखक रामविलास शर्मा जी, नागर जी के प्रिय आलोचक पाठक जी। अपनी इस रचना के लिए नागर जी को लोगों से मिलना पड़ा था, नाचो बहू गोपाल। जब हम लेसन पढ़ेंगे मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। उसके बाद में चौथा है नागर जी का पहला उपन्यास, तो उनका पहला उपन्यास था महाकाल अर्थात भूख। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं कि तदधित शब्दों का मूल शब्द। तदधित शब्द हमको यहाँ दिए हैं साहित्यिक और विलायती, ये तदधित शब्द, और कृदंत शब्द, तदधित शब्द, ये सब हम ग्रामर के अंतर्गत लेने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि साहित्यिक इसमें जो है तदधित शब्दों का जो ये तदधित शब्द है और इसका जो मूल शब्द है वो है साहित्य, जबकि विलायती इसका मूल शब्द है विलायत। ठीक है, ये सब तदधित शब्दों के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से होते हैं, बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। कृदंत शब्दों का मूल शब्द इसमें है खिंचाव, खींच धन आओ। अब इसमें कृदंत शब्दों का मूल शब्द क्या है? खींच, और उसमें हमने आओ प्रत्यय जोड़ दिया है, तो ये कृदंत शब्द जो होते हैं प्रत्ययकारी शब्द होते हैं, इनमें प्रत्यय जुड़े हुए रहते हैं, पर इसमें प्रत्यय एक शब्द वाले न होकर, एक वर्ण वाले न होकर आओ दो है, आवट तीन है ना, इस तरीके से। और अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन तो आता है क्वेश्चन नंबर 8, रचना, उत्तर और रचनाकार। तो यहाँ पे हमको पहला नंबर दिया हुआ है कि देसी और विलायती, अपशगुन, आनंदमठ, रामचरितमानस, इनकी रचनाकार कौन है? तो देसी और विलायती इसको लिखा है प्रभात कुमार मुखोपाध्याय ने, जबकि अपशगुन को किसने लिखा हुआ है? अपशगुन अमृतलाल जी की है। जबकि आनंदमठ किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। और रामचरितमानस किसका है? तो तुलसीदास जी का है। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे अमृतलाल जैसे है तो अमृतलाल नागर लिखिएगा, प्रभात जो पहले नंबर लिखा है तो प्रभात कुमार मुखोपाध्याय लिखिएगा, बंकिम लिखा है तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखिएगा। ठीक है, मैंने ये ऐसे अपने हिसाब से इसमें लिख दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन जो है वाचन, अपने इस पर विचार लिखिए। यानी ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन है, इस पर अपने विचार हमें लिखना है। और वाचन यानी कि पढ़ना, किसी चीज़ को रीड करना। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है पढ़ने में हमें बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है, तो हम देखते हैं इसके बारे में हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अभी मुझे जैसे इसके अंदर जो समझ में आया कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उस हिसाब से इसको लिखा हुआ है। ये आनंद भी देता है और आनंद प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन भी है। तो मैंने इसकी शुरुआत इस तरीके से की है कि कहते हैं किताबें ज्ञान का भंडार है, ऐसा कहते हैं लोग, है ना, और वास्तव में वे होती भी हैं।
वह ज्ञान जो हमारे विकास में सहायक होता है, ऐसा भंडार उस ज्ञान का किताबों के पास रहता है जो हमारे विकास में सहायक होता है। अब एक जो है कवि हैं सफदर हाशमी जी, और इन ये गज़लें भी बहुत अच्छी लिखते हैं ना। इन ये कहते हैं कि किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। इस तरीके से क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? ये सफदर हाशमी जी कहते हैं। कितनी सुंदर लाइनें उन्होंने लिखी है कि किताबों में क्या क्या होता है हमें एक झटके में पता पड़ जाता है कि इतना सब कुछ किताबों में होता है ना। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? अब हम हमारा लिखना शुरू कर रहे हैं कि किताबें पढ़ते पढ़ते कब वह किताब एक शख्स बनकर हमसे बात करने लग जाती है, कब वह हमारी मित्र बन जाती है, कब वे हमारे मन को छू लेती हैं, कब हमारे गमों को धो देती हैं, कब हमें हंसा देती है, कब हमें रुला देती है, कब सपनों के अनोखे से एक संसार की सैर पर ले जाती है, पता ही नहीं पड़ता है ना। जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब एक व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आ जाती है। किसी कहानी को आप पढ़ रहे हैं तो वो कहानी हमारी आंखों के सामने वो कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं। गांव की कहानी है तो गांव दिखने लगता है, पेड़ पौधे के बारे में बताया गया तो वो दिखने लगते हैं, बच्चों के बारे में वहाँ गांव में कैसी घटनाएं घट रही है तो हम उस चीज़ को जो है इमेजिन करने लग जाते हैं, और वो एक शख्स बनकर, एक शख्सियत बनकर, एक जो है पर्सनालिटी बनकर जो है हमारे सामने खड़ी हो जाती है। और आगे हम लिखते हैं कि चौंक कर, यानी हम जो यहाँ लिख रहे हैं ना कि किताबें पढ़ते पढ़ते कब वह किताब एक शख्स बनकर हमसे बातें करने लग जाती है, कब हमारी मित्र बन जाती है, कब हमारे मन को छू लेती है, कब वह हमारे गमों को धो देती है, कब हंसा देती है, कब हमें रुला देती है, कब सपनों के अनोखे से एक संसार की सैर पर वह हमें ले जाती है, पता ही नहीं पड़ता। चौंक कर ध्यान तब टूटता है जब कोई आवाज़ देता है ना। कोई हमें आवाज़ दे दे तब एकदम किताब में से निकलते हैं हम, कौन आवाज़ दे रहा है, क्या बोल रहा है। किताबों के उस संसार में कितना मज़ा होता है, आनंद के वो हिलोरे, मन को प्रसन्न प्रसन्न कर देने वाले वो प्रसंग, वो घटनाएं मानो अभी आंखों के सामने घट ही रही हो। पढ़ते पढ़ते लगता है जैसे सब आंखों के सामने हो ही रहा हो। मन ही नहीं होता उस मित्र को छोड़ने का, उस किताब को छोड़ने का। जाने कैसा अनोखा अनुबंध हो जाता है मेरे और किताब के बीच, एक अपना सा, अनजाना सा, मगर मन को भा जाने वाला वह रिश्ता। किताबों से प्राप्त ज्ञान वह भंडार होता है जो कभी खर्च नहीं होता। चाहे जितना उसे खर्च करो वह उससे ज़्यादा बढ़ता जाता है। जैसा मैं आपको हमेशा अपने वीडियो में एंड में बोलती हूँ कि आप पढ़िए, पढ़ने के बाद में शेयर कीजिए। शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है, बांटने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। तो जो भी किताबों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान का संचार, ज्ञान का भंडार हमारे पास हो जाता है, उसको जब हम बांटते हैं तो उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। हमको नई नई चीज़ें पता पड़ती हैं, उसमें किस तरह की कमियां हैं, क्या है वो हमें पता पड़ती है। और अगर हम सोचें कि चलो हमें किसी से कुछ नहीं मिला, तो भी हमने किसी को वो ज्ञान दिया, किसी से हमने वो बांटा, किसी के लिए हमने कुछ अच्छा किया, ये तो उसके पीछे होता ही होता है। तो खर्च करो वह उससे भी ज़्यादा बढ़ता है। उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। सिर्फ चाहे तो हम उसे बांट सकते हैं, है ना। देना है तो बांट सकते हैं हम उसे। इस प्रकार वाचन आनंद प्राप्ति का, ज्ञान प्राप्ति का वह साधन है जिससे कोई भी कभी भी जुड़ सकता है। न तो उसकी कोई सीमा है, न तो उम्र की कोई सीमा है, न ही कोई बंधन उसके ऊपर किसी समय का होता है। यहाँ पर आप कभी भी किसी भी किताब से जो है जुड़ सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि आपको लेखनीय जो है आपकी किताब के अंदर जो है लेखनीय दिया हुआ है, और लेखनीय में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी खिलाड़ी का साक्षात्कार लेने हेतु प्रश्नों की सूची बनाइए। सूची यानी कि लिस्ट बनाइए, है ना। क्या प्रश्न आप पूछेंगे उसकी लिस्ट बनाइए। तो आपको ये पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 84 पर है। और आप इसके अंदर समझ लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जो किसी खेल से, समझ लीजिए क्रिकेट से संबंधित है, तो आप उनसे पहला प्रश्न पूछेंगे कि आपको इस खेल में रुचि कब से पैदा हुई। तब वो उत्तर देंगे। उसके बाद में आप प्रश्न पूछेंगे किस उम्र में आपने खेलना सीखा,
फिर आप वो उत्तर देंगे, फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे क्या आपने इसके लिए कोई प्रशिक्षण लिया है। हो सकता है कि वो जो उत्तर दे उसमें से कोई नया प्रश्न भी बन जाए, है ना। परंतु हम जो लिस्ट बना कर ले जाते हैं वो इस हिसाब से लेकर जाते हैं कि इतनी सारी चीज़ें तो उनसे पूछना ही है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होना ही चाहिए, तो ये प्रश्न हमारे छूटना नहीं चाहिए, इसलिए इसको लिख कर लिस्ट बनाकर ले जाया जाता है। तीसरा, क्या आपने इसके लिए कोई प्रशिक्षण लिया, इसका जवाब भी देंगे। हम चौथा प्रश्न पूछेंगे आपके प्रशिक्षक कौन रहे, यानी आपको ये जो खेल है या जो भी चीज़ है, चाहे कोई तैरता ही हो तो तैरना किसने सिखाया, चाहे कोई मैच खेलता हो तो क्रिकेट खेलना किसने सिखाया, मैच में अलग अलग बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, कुछ भी आप लिख सकते हैं ना। आप उससे रिलेटेड आपके पसंदीदा खिलाड़ी का नाम लेकर आप उसका यहाँ पर जो है इंटरव्यू ले सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं यहाँ पर। फिर पांचवा प्रश्न आप पूछ सकते हैं आप किसे अपना आदर्श मानते हैं, यानी आप इस खेल की तरफ कैसे आकर्षित हुए, कौन आपको अच्छा लगता था जिससे आप आकर्षित होकर और इस खेल में आए। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, आप अब तक कितने मैच खेल चुके हैं। फिर सातवां, आप अब तक किस किस देश के साथ में यानी उनके विरुद्ध में खेले हैं अपने देश से, है ना। उसके बाद में आपको भारत का प्रतिनिधित्व करना कैसा लगता है, यानी उन्होंने अगर भारत का प्रतिनिधित्व किया है तो हम ये एक सवाल डाल सकते हैं। फिर आपको कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए आज तक, ये हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर 10वां हम पूछ सकते हैं कि आप इस खेल से जुड़े अन्य खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि वो आपसे संदेश प्राप्त करके उन्हें भी कुछ प्रेरणा मिले। इसी पेज नंबर 84 के ऊपर आपको पठनीय के अंतर्गत नया क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है प्रसिद्ध व्यक्तियों के भाषण पढ़िए और चर्चा कीजिए। अब आप देखते हैं यहाँ पर विवेकानंद के ऊपर मैंने आपको लिख कर दिया है कि उनका भाषण क्या, वे शिकागो अमेरिका में जब गए थे विश्व धर्म सम्मेलन का प्रसिद्ध जो एक भाषण है उनका एक भाषण है उनका जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये जो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वो 1893 में हुआ था, और विवेकानंद जी जो है विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। और उन्होंने यहाँ पर जो है भाषण दिया था, उसकी शुरुआत की थी कि मेरे समक्ष उपस्थित भाइयों और बहनों, बस इन्हीं दो शब्दों के ऊपर इतनी तालियां बजी थी कि उन्होंने सबको भाई और बहन कर कह के संबोधित किया था। उन्होंने वहाँ पर जो है उस भाषण में चर्चा की थी हमारे भारत के धर्म की, संस्कृति की, हमारे यहाँ के ज्ञान की, हमारे यहाँ के संस्कारों की, इन सब चीज़ों की उन्होंने जो है वहाँ पर बहुत भाषण में हमारे भारत के बारे में जानकारी दी थी। ऐसी जानकारी जो अभी तक दूसरे देशों को पता नहीं थी ज़्यादा, ऐसी जानकारी उन्होंने जो है बाहर जाकर और उस सम्मेलन में दी, जिसके कारण हमारे भारत को की तरफ देखने का दूसरे देशों का जो नज़रिया है वो बदल गया था। तो यहाँ पठनीय में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मुझे विवेकानंद का याद आया, अच्छा लगा। और 12th में अब इस साल जो है 12th का कोर्स चेंज हो गया है और बुक नया आ गया है, नहीं तो लास्ट ईयर तक जो बुक था उसमें सबसे पहला जो लेसन था वो विवेकानंद जी के ऊपर ही था, और ये शिकागो का जो विश्व धर्म सम्मेलन है इसी के ऊपर था। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि पेज नंबर है आपका 85, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 85 है। और संभाषणीय में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आज के समय में पत्र लेखन की सार्थकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब देखिए हमने पिछले भी इसमें देखा हुआ है ना कि पत्र लेखन के अंदर उसमें मतलब संवाद साधना ज़रूरी है वगैरह, इस तरीके के हमने जो क्वेश्चन अभी लास्ट लेसन में देखे हुए। कौन सा लेसन था, महिला आश्रम आई थिंक, उसके अंदर हमने, हाँ महिला आश्रम, उसी के अंदर हमको जो क्वेश्चन बने हुए, और इसी से रिलेटेड लगभग वैसा ही क्वेश्चन ये भी है कि आज के समय में पत्र लेखन की सार्थकता। तो आज के समय में जो माध्यम है वो बदल गया है। हम लिखते हैं पत्र लेखन अभिव्यक्ति का मनोरम एवं प्रभावी साधन है, क्योंकि हम उसमें अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ आवर फीलिंग्स थ्रू लेटर्स। तो परंतु आज के समय में मोबाइल इंटरनेट के कारण पत्र लेखन कुछ कम अवश्य हो गए हैं, है ना, क्योंकि हम मोबाइल से भेजने लगे हैं कुछ भी बात, किसी को मैसेज, इंटरनेट के थ्रू हम ईमेल लिखने लगे हैं। तो अब जो है पत्र लेखन कागज़ के ऊपर लिखकर भेजना वो कम हो गया, किंतु इसके महत्व में अब भी कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि पत्र लेखन में कभी कमी आ ही नहीं सकती, क्योंकि सब बड़े से बड़े कार्य जो होते हैं वो पत्र लेखन से ही होते हैं, चाहे वो ईमेल के रूप में आप लिख लें, चाहे आप कागज़ के ऊपर लिख कर कहीं भेज दें। तो यहाँ पर पत्र का शाब्दिक अर्थ है ऐसा कागज़ जिस पर कोई बात लिखी हो या फिर छपी हुई हो, यानी टाइपिंग करके भी भेजा जा सकता है। अब हम स्कैनिंग करने लगे हैं, या अब हम जो है
हाँ, स्कैनिंग करके वगैरह हम लोग डीटीपी करके डाल देते हैं, भेज देते हैं, वैसा हो सकता है। तो ये कहने का मतलब है कि कुछ भी हो, कागज़ के ऊपर लिखा हुआ यह अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एकदम मीडिया है ये, है ना। अब देखते हैं सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थाओं आदि के अधिकारियों को हमें आज भी पत्र लिखना ही पड़ता है, चाहे वह कागज़ पर लिखा जाए या ईमेल पर लिखा जाए। यानी हम चाहे ईमेल लिखें या कागज़ पर लिख कर दे, है तो लेटर ही है ना। ईमेल का भी एक फॉर्मेट है, हमको इस तरीके से लिखना है, सामने वाले का ईमेल एड्रेस है, सीवी लिखना है, जो भी कुछ है आपको उसके अंदर लिखा होता है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, क्यों लिख रहे हैं ये लिखना है, तो वो भी एक फॉर्मेट है। यानी आप लिख तो रहे हैं लेटर ही, तो आपको अपनों को पत्र लिखते समय हमारी मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति स्वतंत्र होती है। यानी हम स्वतंत्र रूप से हमारे मन को खुले रूप से जो है अभिव्यक्त करते हैं, बताते हैं, लिखते हैं। पत्र पढ़कर प्राप्तकर्ता आनंदित हो जाता है। यानी जो हम अपने लोगों को पत्र लिखते हैं, जो कि एक ऑफिशियल लेटर होता है, और एक जो होता है अपने लोगों को लिखा हुआ लेटर होता है। तो अपने लोगों को जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें हम इस तरीके से अभिव्यक्त होते हैं, इस तरीके से हमारी भावनाओं को लिखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी पत्र पढ़कर आनंदित हो जाता है। कागज़ के पत्रों को संभाल कर रखा जा सकता है। ईमेल जो है कभी डिलीट हो जाते हैं, कभी जो है उसमें वायरस आ गया, कंप्यूटर में सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन कागज़ के पत्रों को हम सदैव संभाल कर रख सकते हैं। इसमें हमारी भावनाएं सालों साल संजोई हुई रहती है, चाहे कभी भी सालों बाद, आप 30 साल 40 साल बाद देखें, वो हमें वैसे के वैसे ही मिल जाएंगे। पत्र चाहे जैसे भी, आपका ये जो मोबाइल है 30-40 साल तक नहीं चलने वाला, क्योंकि आजकल 6 महीने से ज़्यादा कोई मोबाइल ही नहीं चलाता है ना। मोबाइल बदल देते हैं, और जो संजोई हुई चीज़ें उसमें बड़े प्यार से जो है सेव करके रखी हुई रहती है, और वो कब डिलीट कर देते हैं पता ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कागज़ पे लिखी हुई जो भावनाएं हैं वो सालों साल तक संजोई रहती है। पत्र चाहे जैसे भी हो आज भी उतने ही प्रभावी है, चाहे उसका रूप बदल गया हो, है ना। जैसे ईमेल हो गया हो उसका रूप, चाहे चाहे उसका रूप व्हाट्सअप हो गया हो, चाहे उसका रूप एसएमएस हो गया हो, कागज़ से निकलकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर भले ही वो आ गया हो, पर लिखने का तरीका और नियम आज भी वही है। इसलिए जो है आज के समय में भी पत्र लेखन की सार्थकता है ही है, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हम उपायोजित लेखन के अंतर्गत देखते हैं कि उपायोजित लेखन में दिया हुआ है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर इस पर आधारित ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक वाक्य में हो, और आपको ये जो है क्या बोलते हैं, आपका ये जो उपायोजित लेखन का क्वेश्चन है वो दिया है पेज नंबर 88 के ऊपर। और पेज नंबर 88 पे जो ये क्वेश्चन है, यानी आपको परिच्छेद दिया हुआ है अपठित, वो दिया है, विख्यात गणितज्ञ CV रमन ने छात्रावास में ही विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सिक्का देश में ही नहीं विदेश में भी जमा लिया था। रमन का एक साथी छात्र ध्वनि के संबंध में कुछ प्रयोग कर रहा था, उसे कुछ कठिनाइयां प्रतीत हुई, संदेह हुए, वह अपने अध्यापक जोन्स साहब के पास गया, परंतु वह भी उसका संदेह निवारण न कर सके, यानी उसके डाउट को सॉल्व नहीं कर सके। रमन को पता चला तो उन्होंने उस समस्या का अध्ययन मनन किया और इस संबंध में उस समय के प्रसिद्ध लॉर्ड रेले के निबंध पढ़े और उस समस्या का एक नया ही हल खोज निकाला। यह हल पहले हल से सरल और अच्छा था। लॉर्ड रेले को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने रमन की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की। अध्यापक जोन्स भी प्रसन्न हुए और उन्होंने रमन से इस प्रयोग के संबंध में लेख लिखने के लिए कहा। रमन ने लेख लिखकर श्री जोन्स को दिया, पर जोन्स उसे जल्दी लौटा न सके। कारण संभवतः यह था कि वह उसे पूरी तरह आत्मसात न कर सके। देखते हैं प्रश्न क्या बना सकते हैं। यहाँ पे CV रमन कौन थे, तो हम लिखेंगे विख्यात गणितज्ञ CV रमन, है ना। कौन थे? विख्यात गणितज्ञ थे। रमन का साथी छात्र किस संबंध में प्रयोग कर रहा था। अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिर्फ ऐसे प्रश्न तैयार करना है जिसके उत्तर जो है एक ही वाक्य में आए। तो CV रमन कौन थे? वे गणितज्ञ थे, विख्यात गणितज्ञ। रमन का साथी छात्र किस संबंध में प्रयोग कर रहा था, तो हम देखते हैं किस संबंध में प्रयोग कर रहा था, ध्वनि के संबंध में। ठीक है। रमन के साथी छात्र के अध्यापक का नाम क्या था, तो उनका नाम था जोन्स। उसके बाद में जोन्स साहब लिख दीजिए। उसके बाद में रमन ने किसके निबंध पढ़े, तो लॉर्ड रेले के निबंध पढ़े। रमन की बुरी बुरी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति कौन थे, वे थे लॉर्ड रेले, है ना। इस तरीके से आप इसके एक शब्द में उत्तर देने वाले
प्रश्न बना सकते हैं। दूसरा आपको प्रश्न दिया है, अंतर्जाल से मेक इन इंडिया योजना संबंधी जानकारी प्राप्त करके इसे बढ़ावा देने हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए और इसके मुद्दे निम्नलिखित प्रकार से आपके सामने दिए हुए हैं। और मुद्दे इस तरीके से, मेक इन इंडिया ये हमारा मेन जो है टॉपिक है, इसके क्षेत्र, राज्य, स्थान, लाभ और उद्योग धंधे। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे। मैंने इसको इस तरीके से बनाया हुआ है और आप भी इसको इस तरीके से जो है बना सकते हैं। तो अब आप जो है इसके अंदर किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप देखिए इस तरीके से पूरा आपको इसका जो लुक है वो ऐसा आना चाहिए। आप इस तरीके से बनाएंगे। भारत को औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण एवं उत्पादन में ताकतवर बनाने के लिए भारत सरकार क्या लेकर आई है, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं भारत सरकार, ब्रैकेट में लिख सकते हैं मोदी सरकार लेकर आई है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मेन टॉपिक है इसलिए हमने बड़े अक्षरों में लिखा है। भारत को समृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए अपनाएं, क्या अपनाएं, मेक इन इंडिया हमने यहाँ लिखा है। हमें यहाँ पर दिया हुआ था कि इसके जो है क्षेत्र को हमको लिखना है। तो क्षेत्र कौन कौन से हैं, 25, कुल 25 क्षेत्रों में नई पहचान, यानी ये तो इसका मुख्य पहलू है, मुख्य पॉइंट है, क्योंकि 25 क्षेत्र जो है वो इसकी पहचान के अंतर्गत, इसके दायरे के अंतर्गत आते हैं और उनके अलग अलग नाम हैं जो हम कभी हमारे क्वेश्चन बनेंगे तो हम उसके ऊपर भी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी योजनाओं का सीधा लाभ ले। अब ये इसका जो है क्षेत्र के अंतर्गत हमें आ जाता है। सभी योजनाओं में रोजगार के अवसर है। भारतीय बाजार विश्व स्तर पर साझेदारी के लिए खुला हो गया है। उद्योग लगाने वालों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। दूसरा देखते हैं लाभ, हमको एक पॉइंट दिया हुआ है इसमें लाभ, और लाभ को हमको देखिए यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है ना लाभ, चौथे नंबर पर। तो हमको ये जो है इस तरीके से लाभ के ऊपर हम पॉइंट बना रहे हैं। और लाभ के अंदर हम क्या पॉइंट बनाएंगे, देखिए हम लोग नीचे देखते हैं कि किस तरीके से हम लाभ में पॉइंट बना सकते हैं। तो अनेक लाभ के अंदर हमने जो है ये दिया हुआ है, अनेक लाभ हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा है देश को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए मेक इन इंडिया को अपनाएं। अब इसके अंदर क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो सभी राज्यों में अवसर प्राप्त करें, ये इसका सबसे प्रमुख लाभ है कि सभी राज्यों में, हर क्षेत्र में है, सभी राज्यों में नए उद्योग को शुरू करें, ये इसका एक पॉइंट हो सकता है। फिर उसके बाद में हमने दिया अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करें, जहाँ पर कि मेक इन इंडिया का ऑफिस हो वहाँ संपर्क करें। हमने नंबर दे दिया है, टोल फ्री नंबर दे दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्टार बना के कुछ ये यहाँ पर पॉइंट्स लिखे, जैसे नई सोच है ना, और उसके बाद में जो है मैंने यहाँ पर लिखा है नई सोच, नई बुनियाद, और यहाँ मैंने स्टार बना के लिखा है नए क्षेत्र, यानी कि हमने इसकी विशेषताओं को और हाईलाइट करके बता दिया है। इस तरीके से आप जो है विज्ञापन लेखन कर सकते हैं। तो विज्ञापन लेखन के लिए अलग से वीडियो बनने ही वाले हैं, मैं आपको बताने ही वाली हूँ, लेकिन फिर भी जो लेसन में आ जाते हैं मैं आपको तभी के तभी बता देती हूँ। तो आपका ग्रामर जो है वो साथ ही साथ में तैयार होता चला जाता है। आपको ये स्वाध्याय जो है कैसा लगा, लेसन का नाम जो है, लेसन का नाम क्या था हमारे, कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। आपको इसका स्वाध्याय कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको कुछ समझ में नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके उत्तर देने के लिए जल्दी से जल्दी प्रयत्न करती हूँ। अगर मेरा ये स्वाध्याय आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ आगे मत बढ़िए, शेयर कीजिए, मिल बांट कर पढ़िए। मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है और कभी भी कम नहीं होता, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।